चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस समझाने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, उसे आप ध्यान रखना। सबसे पहले एक वीडियो आएगी पी ब्लॉक बेसिक। ये जो पी ब्लॉक बेसिक जो वीडियो है ये बाकायदा आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पी ब्लॉक बेसिक की वीडियो नंबर 12 है, एक वीडियो नंबर 12। और ये जो वीडियो नंबर 12 है इसके अंदर आपको 19 मिनट 20 सेकेंड आगे बढ़ाना है। उसके बाद से एक रेजोनेंस का छोटा सा टॉपिक चलेगा, पहले आपको उसको देख लेना है, क्योंकि मैं उस टॉपिक को यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ, मैं वहीं से ही चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने बता दिया है पी ब्लॉक बेसिक का वीडियो नंबर 12 को 19 मिनट 20 सेकेंड आगे करके स्टार्ट करेंगे आप। तो एक रेजोनेंस का टॉपिक आएगा, उसको थोड़ा सा आप देख लें, बात क्लियर। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब उसे देखने के बाद आगे की क्लास अब ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो रेजोनेंस के अंदर एक छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है, जो मुझे आपको समझानी है, वो ये है इस जगह पर कि स्पेशली रेजोनेंस है क्या, या कौन कंपाउंड रेजोनेंस शो करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर कोई एक कंपाउंड है, कोई भी एक कंपाउंड, मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड X ले लिया, ठीक, और इसकी 100% प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, 100 प्रॉपर्टीज है। तो ये 100 की 100 प्रॉपर्टी कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए, यानी कि इन 100 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए x के 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरी बात समझे, यानी कि इस 100 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए x के 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। मेरी बात समझे, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। बात क्लियर। अच्छा जी, अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इस जगह पर कि मान लीजिए इस X ने कुछ दो स्ट्रक्चर बनाए, Y और Z बना दिए, Y और Z। अभी मैं बाकायदा समझाऊंगा, अभी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूं आपको। इस X ने दो स्ट्रक्चर बनाए Y और Z। मान लीजिए Y ने 100 में से 60 प्रॉपर्टी डील करी और Z ने 40 प्रॉपर्टी डील करी। Z ने 40 प्रॉपर्टी डील करी। तो X की 100 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्ट्रक्चर यूज हुए, Y और Z। तो Y और Z को मैं कहूंगा रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर। और खास बात यह है कि ये दोनों इमेजिनरी होंगे, ये दोनों इमेजिनरी होंगे। और 100 X की 100 प्रॉपर्टी में से 60 प्रॉपर्टी Y ने बताई, तो इसे मैं कहूंगा मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है ना। खास बात यहां पर ये होगी मेजर कंट्रीब्यूटर की, ध्यान समझेंगे, कि इसकी एनर्जी कम होगी और ये स्टेबल ज्यादा होगा। और इसने प्रॉपर्टी कम एक्सप्लेन करी तो इसे मैं कहूंगा माइनर कंट्रीब्यूटर। और खास बात इसकी ये होगी कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी और ये स्टेबल कम होगा इससे। तो मैंने 4 पॉइंट अभी बताए। पहला पॉइंट, पहली बात मैंने ये बताई कि अगर कोई कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। मान लीजिए मैंने कहा ये 2 स्ट्रक्चर यूज हुई 100 प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। ज्यादा प्रॉपर्टी जो बनाएगा उसे मेजर कंट्रीब्यूटर कहेंगे और उसकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल ज्यादा होगा। कम स्ट्रक्चर जो बताएगा उसे माइनर कंट्रीब्यूटर कहेंगे और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बात क्लियर, यानी कि एनर्जी कम स्टेबल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबल कम। और खास बात यह है कि कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर को ही हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं। इनके जरिए एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम रियल हाइब्रिड कहते हैं। और वो रियल हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है, वो रियल हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने एक बात बताई कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो इमेजिनरी बनेंगे, ठीक है जी। जो ज्यादा प्रॉपर्टी बताएगा उसे मेजर कंट्रीब्यूटर कहेंगे, उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट बताया जो कम प्रॉपर्टी डील करेगा उसे माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर कहेंगे और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो इनके थ्रू एक रियल हाइब्रिड बनेगा, सिर्फ उसी को ही हम रियल स्ट्रक्चर कहेंगे। बात क्लियर? तो वो स्ट्रक्चर रियल होगा, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, जितने ज्यादा आरएस बनाएगा, ये उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट होता है कि इक्वल रेजोनेंस। अगर गलती से कोई कंपाउंड, मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड पी है, ये इक्वल रेजोनेंस बना रहा है, ठीक है ना, और इक्वल रेजोनेंस 2 बनाए, और एक कंपाउंड मान लीजिए मैं कहता हूं आपके सामने क्यू है जिसने 5 रेजोनेंस बनाए, तो इक्वल रेजोनेंस अगर जो कंपाउंड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कर लूं तो ये वाला जो है ना इक्वल रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। ये मैंने कुछ बातें आपको बताई, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर होंगे कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात तभी तक ठीक रहेगी जब तक कोई कंपाउंड इक्वल रेजोनेंस ना बनाए। अगर किसी के इक्वल रेजोनेंस बन रहे हैं और कोई कंपाउंड नॉर्मल रेजोनेंस बना रहा है तो इक्वल रेजोनेंस वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इक्वल रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या है, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अब एक बात और ध्यान रखिए, 11th वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम में रेजोनेंस की डेफिनेशन वगैरह आ सकती है, तो वो डेफिनेशन जरा नोट कर लेंगे, और पिछले जो मैंने पॉइंट्स बोले उन्हें भी आप लोग नोट कर लेना। तो रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है उसे ध्यान रखना, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरेलल पी ऑर्बिटल। ध्यान समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ पैरेलल पी ऑर्बिटल। और एक बात और ध्यान रखेंगे इस जगह पर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल इज नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखेंगे इस जगह पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट रेजोनेंस शो करेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। और ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और एक बात और ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2-4 बातें आपको ध्यानपूर्वक मेरी सुननी है, जरा ध्यान समझिए। पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब है, जैसे मैंने मान लीजिए इस कंपाउंड को बनाया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि अगर इसका पाई इलेक्ट्रॉन px और px का है, ठीक है ना, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अगर px है, ठीक है, मैं यहां पर जरा साइन मारता हूं, अगर ये वाला px और px है तो जाहिर सी बात है अगर ये px है तो जाहिर सी बात है इसकी तो px भर गई, तो यहां पर इसकी ऑर्बिटल ये py और py होगी, और फिर ये py इसकी भर गई तो इसकी ये px और px होगी। तो ये px है, ये py है, ये px है। आइसोमेरिज्म में मैंने बताया है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, ये पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है। ऐसे बनने का मतलब है कि इसका जो पाई ऑर्बिटल है वो ऐसे करके पाई बॉन्ड बना रहा है, और इसका जो पाई बॉन्ड बना रहा है वो ऐसे बना रहा है, और फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे बना रहा है। यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, और ये वाला पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर है। और मैंने तो इतनी बात बोली थी कि परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, पाई इलेक्ट्रॉन पैरेलल होने चाहिए, यानी कि इसके px का परपेंडिकुलर py है और py का परपेंडिकुलर px है। तो यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के क्या है, पैरेलल है, और सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ ये बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये भी px और px है,
ये वाला जो बॉन्ड है ये भी px और px है, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हैं, एक दूसरे की पैरेलल p ऑर्बिटल्स में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा, यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा। ठीक है। अब स्पेशली जो रेजोनेंस है उसके कुछ केसेस हैं, उन केसेस को मैं आपको बता देता हूँ और फिर बारी बारी उन केसेस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, रेजोनेंस कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक केस आपका आएगा जो मुझे आपको बताना है, वो आएगा डबल बॉन्ड सिंगल कार्बोकैटायन। सेकंड जो केस आपका आएगा वो डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड आएगा। थर्ड जो आपका केस आएगा वो लोन पेयर सिंगल कार्बोकैटायन आएगा। फोर्थ जो केस आपका आएगा वो लोन नेगेटिव चार्ज सिंगल कार्बोकैटायन आएगा। पांचवा जो केस आपके पास आएगा वो आएगा इस जगह पर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड आएगा। छठा जो केस आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड आएगा। सातवां जो केस आपके पास आएगा वो आएगा फ्री रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड आएगा। आठवां जो केस आना चाहिए, आठवां तो खैर मैं यहीं लिख देता हूँ, आठवां कह लो, ठीक है ना, या फिर 1.1 कह लो। तो 1.1 जो आपके सामने आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड सिंगल और वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इसी के साथ यहाँ पर जो 3.1 आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड सिंगल और वैकेंट लोन पेयर सिंगल और वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी कुल तरीके से यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 केसेस में आपको समझाऊंगा। यानी कि डबल सिंगल कैटायन या डबल सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल कैटायन, नेगेटिव सिंगल कैटायन, और इसको अनशेयर्ड पेयर बोलते हैं। आपको पी ब्लॉक बेसिक फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, इसे अनशेयर्ड पेयर बोलते हैं। अनशेयर्ड सिंगल कैटायन, लोन पेयर सिंगल डबल, अनशेयर्ड सिंगल डबल, और फ्री रेडिकल सिंगल डबल, और डबल सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, इन पर अब मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे अब आगे की चीजें। चलिए देखिए, अब तो मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक बेसिक वीडियो में 19 मिनट 20 सेकंड आगे करने पर आपको कुछ प्रैक्टिस मिलेगी। तो रेजोनेंस यहाँ पर समझाया गया है, और समझाने में वहां पर जो प्रैक्टिस कराई गई है वो इस पर प्रैक्टिस कराई गई है, इस पर प्रैक्टिस कराई गई है, और इस पर प्रैक्टिस कराई गई है, और इस पर प्रैक्टिस कराई गई है। इन 4 पर प्रैक्टिस कराई गई है। फिर भी मैं एक दो प्रैक्टिस इनकी करा देता हूं। तो मैं आपको पहले इस पर प्रैक्टिस कराता हूं, आप जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे क्या है। देखिए, सपोज कीजिए आपके सामने मैंने ये बना दिया। पहले वहां से एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वहां से प्रैक्टिस देख लेंगे तो ही आपको यहाँ पर रेजोनेंस समझ में आएगा। वो वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, वरना मुझे इस टॉपिक पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था, ये बीच से ये यहां से सीधा इधर आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इधर, ये घूम करके इसे मिला, तो ये हो गया न्यूट्रल, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। बात क्लियर? अच्छा जी। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मैंने हेड बनाया, ये मैंने टेल बनाया, क्योंकि बीच से बीच चलता है, ये इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके इधर आया, ठीक है जी। यहां पॉजिटिव आ गया, एक बार पॉजिटिव यहां आया, एक बार पॉजिटिव यहां आया, एक बार पॉजिटिव यहां आया। अगर कोई कंपाउंड बिफोर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस सेम स्ट्रक्चर देता है, बिफोर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस अगर सेम स्ट्रक्चर देता है तो उसे इक्वल रेजोनेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये 3 इक्वल रेजोनेंस बना रहा है, और इक्वल रेजोनेंस की एक खास बात होगी, इसकी मैं हाइब्रिड फॉर्म बना देता हूँ। ये इसका रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर है, ये भी इसका रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर है, ये भी इसका रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर है। इक्वल रेजोनेंस का मतलब है कि तीनों रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और एनर्जी सेम है। बात क्लियर? क्योंकि आप देखिए बिफोर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो बिफोर रेजोनेंस और आफ्टर रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर सेम रहता है तो उसे इक्वल रेजोनेंस कहते हैं। और इक्वल रेजोनेंस का मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूं। तो ये पॉजिटिव यहां से शुरू हुआ, यहां गया,
और फिर यहाँ गया, यानी ये पॉजिटिव तीनों पे घूम रहा है, तो यहाँ से लेके मैंने डॉटेड लाइन बना दी और ये पॉजिटिव तीनों पे घूम रहा है। बात क्लियर? इसको मैं कहूंगा रियल हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर है और ये RS है, रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर है, ये तीनों इमेजिनरी है, और ये RH है, रियल हाइब्रिड है, ये रियल है। अब यार ध्यान समझना, जब इक्वल रेजोनेंस होता है तो चार्ज में ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एक पॉजिटिव था, पहले इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, यानी कि तीनों ने शेयर किया। तो इसका मतलब है अगर जब भी इक्वल रेजोनेंस होगा तो हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इक्वल रेजोनेंस बनेंगे। ठीक है, एक और मैं इसके सामने आपके सामने इक्वल रेजोनेंस बना देता हूं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। इसे कहते हैं ट्रोपोलियम आयन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, बीच से बीच में, ये यहां से घूम करके इसे मिला, तो ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। पी ब्लॉक बेसिक की वीडियो के बाद देखनी है ये दोनों ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहाँ आया, तो ये न्यूट्रल हो गया, चार्ज आ गया यहाँ पर पॉजिटिव। उसके बाद में ये हेड मैंने बीच में बनाया, टेल मैंने बीच में बनाया, यहां से यहाँ। इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखेंगे, ये घूम करके ऐसे आया और इसे मिल गया, तो ये न्यूट्रल। ये घूम करके ऐसे आ गया। ठीक है जी, इसके बाद ये इधर है, ये बीच से बीच में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां था, घूम करके इसे मिला, ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। डन। अच्छा, अभी आगे भी बनेंगे, मैं जरा इसको रब करके आगे बढ़ा देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप। जगह चाहिएगी। डन, ये चीज यहां पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके इसे मिला, इसे घूम करके ऐसे मिल गया। देन अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाकी डायग्राम बना दिए जाए। ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसको घुमा करके भाई ये बीच वाला, और ये हेड था, ये टेल था, बीच से बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके इसे मिला। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, एरो के साथ चलो, पेन की नींव क्या इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ था, घूम करके इसे मिला, तो ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए आप और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। एक स्ट्रक्चर और बन सकता है इसका, जरा ध्यान देखेंगे। पहले पॉजिटिव यहाँ पर आया, ठीक है, पहले यहाँ था ना पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव यहाँ आया, फिर घूम करके पॉजिटिव इस जगह पे आ गया, फिर घूम करके पॉजिटिव इस जगह पर आ गया। यहाँ मैंने गलती कर दी है शायद, हाँ यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ मैंने गलती कर दी है। हाँ यहाँ मैंने गलती कर दी है, मुझे ये वाला नहीं घुमाना चाहिए था। सबसे पहले एक ही डायरेक्शन से घूमना पड़ता है, तो पहले मैंने इसे घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर मैंने इसे घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसे घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब इसे घुमाएंगे तो बीच से बीच में, और जब मैंने इसे घुमाया, भाई ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, घूम करके इसे मिला, तो ये न्यूट्रल,
ऊपर वाले दोनों बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, घूम करके इसे मिला तो ये न्यूट्रल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर? अब आगे ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसे घुमाया बीच से बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये दोनों ऐसे ही रहे, ये दोनों ऐसे ही रहे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, घूम करके इसे मिला तो यहाँ पर इधर आ गया, अब इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप ध्यानपूर्वक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये बीच से बीच में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, अब देखेंगे ध्यान से, ये दोनों ऐसे ही रहे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके इसको मिला तो ये इधर चला गया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगेन जब मैं इसे घुमाऊंगा, दोबारा जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे करके, तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो ट्रोपोलियम में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस कितने बने? 7 बने। एक बार और देखेंगे, ये मैंने घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने ये घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने ये घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, सॉरी, फिर मैंने ये घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने इसके बाद यहाँ से दोबारा घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने ये घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, फिर मैंने ये घुमाया तो यहाँ पॉजिटिव, और अब घुमाऊंगा तो यही आ जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बने? 7 बने। अब ये जो 7 के साथ आप देख रहे हो, ये 7 के साथ सेम है, तो इसको मैं इक्वल रेजोनेंस कहूंगा। इक्वल रेजोनेंस का मतलब है कि सभी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी और उनकी स्टेबिलिटी सेम है। अब ये सब क्या है? रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर। अब मैं बनाऊंगा रियल हाइब्रिड। रियल हाइब्रिड देखेंगे कैसे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज देखो कहां से कहां गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरह से पूरे में घूमा है। यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज शुरू हुआ था इस कोने से, और इस कोने से पूरी रिंग पर घुमा है, तो इसे मैं कहूँगा रियल हाइब्रिड। यही एक रियल स्ट्रक्चर है, और आपको पता है सभी इक्वल रेजोनेंस है, और पॉजिटिव एक था, 7 एटम ने शेयर किया, इस पर भी आया है, फिर इस पर भी आया था। कहाँ है? इस पर देखो, दिखेगा आपको, ये रहा। फिर इस पर भी आया था पॉजिटिव, ये रहा। फिर इस पर भी आया था पॉजिटिव, ये रहा। फिर इस वाले पे भी पॉजिटिव आया था, वो ये रहा। फिर इस वाले पे भी पॉजिटिव आया था, वो ये रहा। इस वाले पे भी पॉजिटिव आया था, जो कि ये रहा। तो सभी 7 पर पॉजिटिव रहा है, तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है वो इक्वल रेजोनेंस बनाता है और उसका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ये मैं बता रहा हूँ। हालांकि एरोमेटिक में आपको आगे भी समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है, पूरी कंडीशन बताऊंगा, लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा पाया गया है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और वो रेजोनेंस बना रहा है, वो भी इक्वल, तो उसका चार्ज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक पाया गया है। तो मैंने आपको ट्रोपोलियम आयन के इक्वल रेजोनेंस बनाकर दिखाए हैं, शायद आपको थोड़ा सा समझ आए होंगे। चलिए अब देखेंगे आगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सेकेंड वाला केस, डबल सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो आपके सामने, अभी इसको फोकस मत करो, ये कंडीशन है जिस कंडीशन में डी अपनी वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज करेगा। तो अगर मैं इस कंडीशन में इस जगह पर फोकस करता हूँ, तो आपके सामने बना देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl आपको पता है आपका, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, 3rd पीरियड एलिमेंट है। तो जब इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण डबल सिंगल और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये जब इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएगा तो आपके सामने नजर क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके उधर चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसे इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यानी कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि एक कंडीशन पर है कि अगर डबल सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो भी रेजोनेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधा उठ करके इधर गया, तो जब ये इधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने सेकंड वाले का एक एग्जांपल क्या कराया है, डबल सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा जी, डबल सिंगल डबल की प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ पी ब्लॉक बेसिक वाली वीडियो में।
और लोन पेयर सिंगल कैटायन की भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अब मुझे लोन पेयर सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल का प्रैक्टिस कराना है, तो उस प्रैक्टिस को भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्लियर बात? देखिएगा अब आप आगे चलिए। देखिएगा आप इस चीज़ को समझाना है, लोन पेयर सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो काम लोन पेयर करेगा वही अनशेयर्ड पेयर करेगा। अनशेयर्ड पेयर लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनशेयर्ड पेयर होता है। बात क्लियर? अब जरा ध्यान समझेंगे, और ये अनशेयर्ड पेयर के बारे में पी ब्लॉक बेसिक फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब जरा आप ध्यान से समझेंगे इस जगह पर। चलिए यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोर्थ लोन पेयर सिंगल वैकेंट डी ऑर्बिटल की, तो सपोज कीजिए मैंने CH2 नेगेटिव ले लिया और इसके सामने मैंने Cl लिया है। अब Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, ध्यान समझें इस चीज को, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ प्रोवाइड कर देगा। इसको प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए ये रहा CH2 Cl, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले C के पास थे, अब एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, एक CH2 के पास, तो Cl को गेन हुआ नेगेटिव चार्ज और Cl2 को लॉस हुआ, तो नेगेटिव से लॉस होता है तो न्यूट्रल। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने NH2 का लोन पेयर लिया और यहाँ मैंने Cl ले लिया, तो यहाँ पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा। प्रोवाइड करने से क्या होगा, ध्यान से समझेंगे आप, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, तो एक Cl को मिल गया, एक नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को लॉस हुआ पॉजिटिव और Cl को गेन हुआ नेगेटिव, तो यानी कि ये 3.1 खत्म हो गया है। अच्छा जी, आपको मैं लोन पेयर सिंगल कैटायन करा चुका हूँ, और नेगेटिव सिंगल कैटायन आप देख लीजिएगा, ये इतना टफ नहीं है, आसान है। जैसे ये लोन पेयर सिंगल कैटायन मैंने पी ब्लॉक बेसिक में कराया था, वैसे ही यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कैसे, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आसान है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ, इस जगह पे मैंने ले लिया CH2 नेगेटिव और यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। देने की वजह से क्या होगा, आप खुद समझदार हैं, होगा ये कि पहले इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला, एक इसे मिला, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये भी न्यूट्रल हो गया। तो भाई इसको गेन हुआ तो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव को गेन हुआ लॉस हुआ तो ये भी न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया, तो ये आपका ये वाला मामला भी खत्म हो गया। अच्छा, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड पर मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ, अब मैं आपको अनशेयर्ड पेयर सिंगल डबल बॉन्ड पर प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो 6 वाले को आप फोकस करेंगे, 6 वाले को आप फोकस करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि पी ब्लॉक बेसिक आप देख करके आए, पी ब्लॉक बेसिक वीडियो देख करके आए, उसी के साथ ये क्लासेस आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस क्लास को दोबारा से रिपीट करूं, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस चीज़ को यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत ही आसान है, मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, तो आपको पता ही है, मैंने आपको सिखा रखा है, हमें प्रैक्टिस करा रखी है कि डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोने पे चला जाएगा, प्रैक्टिस सिखा रखी है मैंने, और ये बीच से कोने से बीच में आ जाएगा। पी ब्लॉक बेसिक के अंदर इतनी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, आप एक बार वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। बात क्लियर है? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कोने पर आ गए, तो इसको गेन हुआ नेगेटिव, इसको लॉस हुआ पॉजिटिव। एट अ टाइम हुआ क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक ये रहा, तो इसको गेन हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव को गेन हुआ तो न्यूट्रल, और नेगेटिव को लॉस हुआ तो ये भी न्यूट्रल। अगेन फिर आगे बढ़ेगी बातें, फिर ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा बीच से कोने में, और ये कोने से बीच में। तो ऐसा करने पर क्या होगा, आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोने पे चले गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस जगह पे लॉस हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा आप जानते ही हैं, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ये इधर आ जाएंगे। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस कोने पे थे, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो नेगेटिव को लॉस हुआ न्यूट्रल, और यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये भी न्यूट्रल। फिर ये दोबारा से ऐसे घूमेगा, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं पी ब्लॉक बेसिक में समझा चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ को बताना सही नहीं रहता है, ठीक है ना। बच्चे भी समझदार हैं हमारे, इन बातों को समझेंगे। ये गलत बन गया एरो, चलिए
अगर मैं अब घुमाऊंगा तो वापस यही बन जाएगा, अब घुमाऊंगा तो वापस यही बन जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, रेजिनेटिकल स्ट्रक्चर हैं। और जो इसकी रियल हाइब्रिड बनेगी वो आप जानते ही हैं कैसे बनेगी। नेगेटिव यहाँ से शुरू हुआ और घूमता हुआ वापस इसी पर आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव इस कोने से शुरू होकर के वापस इसी कोने पर आ जाएगा। लेकिन ये सारे इक्वल रेजोनेंस है, आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, सभी के सभी इक्वल रेजोनेंस है। तो यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है, इस जगह पर नेगेटिव एक बार यहाँ पर था, तो फिर यहाँ पर भी आया, ये रहा, फिर यहाँ पर भी आया जो कि ये रहा, फिर यहाँ पर भी आया जो कि ये रहा, फिर यहाँ पर भी आया जो कि ये रहा, जो कि ये रहा। तो नेगेटिव सब जगह घुमा है, तो यहाँ पर सब जगह -1/5 आएगा, क्योंकि इक्वल रेजोनेंस है। इक्वल रेजोनेंस का मतलब जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उन सबकी एनर्जी और स्टेबिलिटी सेम है। और अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड, ये सभी उसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वल बनते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कंपाउंड भी मेरा एरोमेटिक है। अच्छा, अब मुझे आपको समझाना है फ्री रेडिकल वाला, ठीक है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ मैंने आपको एक और एग्जाम्पल इसका बता दिया है कैसे करना था। अब आप फ्री रेडिकल का समझेंगे, देखिएगा। इसको पॉज कर देता हूँ। चलिए फ्री रेडिकल वाला देखेंगे। देखिए, फ्री रेडिकल समझाने के लिए हाफ इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, इसी को ही फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है उसे फ्री रेडिकल बोला जाता है। अब फ्री रेडिकल के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अगर वो अपने बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो हाफ फिश हुक से तोड़ेंगे, इसे कहते हैं हाफ फिश हुक। इसका मतलब है इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर इन्हें बॉन्ड बनाना होगा, इस पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी है, तो ये हाफ फिश हुक का यूज करेंगे और अपना बॉन्ड बना लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके सामने CH2 रेडिकल है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस जगह पर ये क्या करेंगे, कैसे यूज होगा आप देखेंगे। यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, और यहाँ पर ये दो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, यानी कि एक पी ऑर्बिटल ये है, एक पी ये है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मिलके दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे। भाई ये दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे। पहले जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा होगा क्या। भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। बात क्लियर। भाई दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो फिर हम लोग इतना दिमाग क्यों लगाए, भाई ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। अब जो इसके सर पे इलेक्ट्रॉन आया वो इससे बॉन्ड बनाएगा, तो इतना लंबा ना खींचते हुए बॉन्ड साथ की साथ बना दो। बात क्लियर। यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना रहे थे, तो हमने एक स्ट्रक्चर बीच से गायब करके बॉन्ड डायरेक्ट बना दिया। बात क्लियर। तो यहाँ पर ये इसके रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर हो गए। एक रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर मैं इसका आपके सामने बनाता हूँ, आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जरा, एक थोड़ा सा बड़े वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली क्लियर हो, ठीक है ना। ब्राइटनेस बढ़ रही है फ़ोन की, 1 मिनट देखिएगा आप ध्यान से। ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH2 रेडिकल दिस वन। अब आप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बनाएंगे। भाई ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाएंगे। अब इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है, भाई यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो इसी एरो को आगे करके दिखा दीजिए कि इसके सर पे जो इलेक्ट्रॉन आया था उसने इससे बॉन्ड बना लिया, तो आपको एक स्ट्रक्चर बच जाएगा। यानी कि जब इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए थे तो इसके इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। बात क्लियर। ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे ध्यानपूर्वक।
अब मैं आगे समझा देता हूँ। ये तो बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आ गया है, ये इधर आ गया है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, तो इधर आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके सर पे आया यहाँ पर, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ऊपर, ये दोनों आपस में ऐसे करके बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये ऐसे करके बॉन्ड बनाएंगे तो एक स्टेप बचता है यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन, भाई ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो इस कोने पे आपने रखा है, तो कोने पे रखने की बजाय इसको डायरेक्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करा दीजिए। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर आ गया इसके सर पर, एक यहाँ पर आया था। जो यहाँ पर आया था उसने इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। अब आगे देखेंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर आ गया और ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना चाहता था, तो इसके कोने पे जो इलेक्ट्रॉन आता वो डायरेक्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। समझ गए होंगे कैसे बनेगा। अब इसी तरह से ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे और ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है, इसके सर पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको फ्री रेडिकल का रेजोनेंस बनाना आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे इसको करना है। तो ये मेरा 7वां जो टॉपिक था उसका भी मैंने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया है। चलिए देखते हैं अब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ 6-7 रूल लिखे हैं। पहला रूल है कि sp3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। पहली जो लाइन है वो आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, sp3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे है, समझेंगे जरा आप। तो ये एटम sp3 है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर। सेकंड कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा नहीं। तो यानी कि ये तो पाई है, ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड सिग्मा है। दूसरी कंडीशन, एटम शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर एटम मूव नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये चीज है, तो यहाँ पर एटम मूव हो रहा है, तो जब एटम मूव हो रहा है तो इसको हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। एटम मूव नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहला रूल, sp3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, sp3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली sp2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब sp2 आप कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, तो ये हो गया लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और इसलिए इसको पाई में काउंट किया जाएगा। जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे पाई में काउंट किया जाता है। जैसे मुझसे यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैं 4 कहूँगा, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया NH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर यहाँ होना चाहिए था, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये पाई में काउंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही हैं, यानी कि अगर किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो पाई में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको पाई में काउंट करूंगा। तो 2 और 2 4, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो कोई लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो वो पाई में काउंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे एक छोटी सी चीज समझेंगे। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला रूल था कि कोई भी sp3 एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा था सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, पाई होगा। कोई भी एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बात क्लियर। दूसरी बात क्या है, 3 बात समझा दी। चौथी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी कंजर्व। कैसे, जरा आप ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव है, इसने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया,
ये लीजिए यहाँ पर इस पूरे पर एक पॉजिटिव था, इस पूरे पर अभी भी एक पॉजिटिव है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंजर्व इन ऑल रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर। तो जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, 5वां है, कोई भी फंडामेंटल रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक चीज लिख देता हूँ, नाइट्रोजन के बारे में मैंने पी ब्लॉक बेसिक में बताया था कि वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया था कि वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस जगह पर तो क्या ये रेजोनेंस बनाएगा, तो यहाँ पर अगर इसने रेजोनेंस बनाया तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। और ऐसा होने पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन गए तो फंडामेंटल रूल का वायलेशन हुआ। तो यानी कि ये रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी किसी भी सिचुएशन पे रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर पर फंडामेंटल रूल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बनाता है, वो 5 नहीं बनाता, तो कहीं आप इसको बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट ना कर दें। अच्छा, एक और बात, जितने भी स्ट्रक्चर मेरे बनेंगे मैंने लिखा लाइक एंड अनलाइक चार्ज सेम जगह पर होने पर स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गए तो इन दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और इन भाई 2 पॉजिटिव अगर एक साथ आ गए तो अब क्या होगा, इन दोनों पॉजिटिव को एक साथ रोकेंगे कैसे, खुद दिमाग लगाओ। इन दोनों पॉजिटिव में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन को रोकने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे एक जगह रखने हैं तो वो बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को अगर मैं साथ रखूंगा तो ये भी हाईली अनस्टेबल होगा। इन दोनों को साथ रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड बनाना चाहेंगे, और बॉन्ड बनाने से रोकने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी में लग देनी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और ये सिचुएशन भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में ध्यान रखना, sp3 एटम इन्वॉल्व नहीं होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ पाई होगा, एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कंजर्व रहने चाहिए, फंडामेंटल रूल का वायलेशन नहीं होगा, सेम लाइक चार्ज और लाइक चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन में आएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये मैंने आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बताई। चलिए देखिए अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक सीक्वेंस में मैंने ऑर्डर लगाया है, आपको इसी सीक्वेंस में से याद करना है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल 2 RS के बीच में बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो न्यूट्रल वाली ज्यादा स्टेबल होगी। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। थर्ड क्या है, ऑक्टेट रूल, द स्ट्रक्चर इन विच ऑल एटम हैव अ कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। अगर सभी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, तो इसका मतलब वो भी स्टेबल होगी। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल, पॉजिटिव चार्ज इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल और ऑक्टेट रूल में दोनों आ गए तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ऑक्टेट रूल की चलेगी। फिर लिखा है लाइक एंड अनलाइक चार्ज एडजेसेंट पोजीशन मेक अ स्ट्रक्चर अनस्टेबल। बिल्कुल सही, ये स्ट्रक्चर है STR, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। तो लाइक और अनलाइक चार्ज अगर एक एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं तो RS मेरा बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर मुझे लाइक और अनलाइक में से एक को, लाइक और अनलाइक में से इन दोनों में कंपेयर करना हुआ तो जो सेम चार्जेस वाला है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो लाइक चार्जेस अगर सेम एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल इसे माना जाएगा। चलिए अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड रूल। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल और चार्ज में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल। तो ये वाला RS ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पे चार्ज है, सॉरी चार्ज तो यहाँ पे भी लगेगा ना, गलती हो गई, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में गलत बना दिया। तो इन दोनों में से पूछा गया है कौन सा स्टेबल है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो भैया यानी कि दोनों पर चार्ज है, तो फर्स्ट रूल तो खत्म हो गया। सेकंड रूल पाओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ RS इज मोर। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, इस जगह पर 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, इस जगह पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। चाहे आप टोटल कोवेलेंट बॉन्ड गिन लो, CH2 का मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा ये रहा, OH का मतलब चौथा, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर है। तो CH2 का मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड ये रहे, और एक OH का कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए ये RS ज्यादा स्टेबल होगा।
अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और कार्बन पर पॉजिटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोर कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। लिखा भी है इन केस ऑफ ईएन रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल एंड ऑक्टेट रूल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर देन ऑक्टेट रूल प्रेफर। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पर देखो ये कार्बन की अगर मैं बात करूं, पूरा स्ट्रक्चर ढंग से बनाऊं तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैं देख रहा हूं ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 और 7 8, इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के आसपास 2 2 4 और 2 6, तो इसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, इसके आसपास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जाहिर सी बात है ओ पर पॉजिटिव और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव। लगाने से पहले एक बार देख लेना कि अगर सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो आरएस ज्यादा स्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल लगता है, मैं मानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मेक अ स्ट्रक्चर स्टेबल, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेक अ स्ट्रक्चर स्टेबल। इनकी नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए, पॉजिटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए। यहाँ पर ओ पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है, तो ओ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ओ पर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो ओ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, आपको सिंपल सीधी सी बस एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टेट रूल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल से ज्यादा बड़ा है। सेम है, इधर आ जाओ, आपको क्या लगता है ये ज्यादा स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है? देखो यहाँ से न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो दोनों पे एक एक चार्ज है। दूसरी बात नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबिलिटी इज मोर, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो चार्ज 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 सभी पर चार्ज है, सभी पर चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव भूल गया था लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर, तो मैं क्या देख रहा हूँ 1 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 3 3, तो यानी कि सेकंड कोमा थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। अब सेकंड और थर्ड पर देखेंगे, सेकंड और थर्ड पर देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी 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 कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल इन चार्ज, तो सभी पर चार्ज था। फिर नंबर ऑफ मोर कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल आर एस मोर, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के ज्यादा थे इससे, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हो गई फर्स्ट से। फिर क्या था, ऑक्टेट रूल, तो इन दोनों में सभी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। अब लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एन पर पॉजिटिव है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओ पर पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ है या एन है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। यानी कि अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं, सेकंड और थर्ड की बात करूं तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड देन फर्स्ट। यानी कि सिंपल सीधी सी बात क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल तब लगता है जब उस इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल तब लगता है जब इनके सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल तब लगता है जब सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का इनकम्प्लीट है, तो जाहिर सी बात है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। बात क्लियर? अच्छा, इसके बाद इन दोनों में ध्यान से देखेंगे। अब इन दोनों में ध्यान से देख रहा हूं तो इस सिचुएशन पर फोकस रखेंगे जरा आप। तो इस सिचुएशन में मैं अगर फोकस करूं तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर, ठीक है ना, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होगा, यहाँ पर वो रिपल्सन नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगी। अच्छा, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, स्ट्रक्चर सेम बना दिया क्या मैंने? देखो जरा एक बार, 1 मिनट में चेक करता हूँ, रुकिए। हाँ, स्ट्रक्चर सेम बन गया था, अब सही कर दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने लाइक अनलाइक में क्या बोला था कि
कि लाइक अनलाइक में जहाँ पर लाइक स्ट्रक्चर सेम चार्जेस अगर एक साथ होंगे तो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो मेन क्या है, ये ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। हालांकि दोनों अनस्टेबल है, लेकिन इन दोनों में से ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। बात क्लियर। आगे भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कौन सा आरएस स्ट्रक्चर स्टेबल है, इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान से फोकस कीजिएगा। आज के लिए यही विराम, इसके बाद हम मिलेंगे रेजोनेंस पार्ट 2 के अंदर।